हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसमें केंद्रीय धातु के साथ में 6 लिगेंड्स जो है वो लगे हुए रहते हैं, और ये जो 6 लिगेंड्स होते हैं ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस से धातु की ओर अप्रोच करते हैं। तो वे ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे होते हैं, धातु के पास में डी ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, और इनमें से 2 डी ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके लोब्स डायरेक्टली एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे होते हैं। इस वजह से ये अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे क्योंकि लिगेंड्स इन्हीं एक्सिस से धातु की ओर आ रहे हैं, और इस वजह से इनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड के। इस वजह से ये कम प्रतिकर्षण महसूस करेंगे और इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, और ये इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर हो जाता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O से। O इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसका मान जो है 10 DQ के बराबर होता है। और जब 2 सेट्स बन गए डी ऑर्बिटल्स के, एक की ऊर्जा अधिक हो गई Eg की और T2G की ऊर्जा कम हो गई, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले उन कक्षकों में जाएंगे जिनकी ऊर्जा कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में जाने लगते हैं। जब ये ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भर जाएंगे उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स Eg ऑर्बिटल्स में जाएंगे जो कि हायर एनर्जी के हैं। तो जब लोअर ऊर्जा वाले T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ये कहलाती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने लिया था, जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यदि अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखें तो उसमें जो केंद्रीय धातु है उसके साथ में 4 लिगेंड्स जो है वो लगे हुए रहेंगे। यदि अपन एक क्यूब को इमेजिन करें और क्यूब के केंद्र में धातु है और उसके जो अल्टरनेट फेसेस हैं वो यदि लिगेंड्स के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाएं तो वो जो ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यानी यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो लिगेंड्स हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं एक्स, वाई और जेड के, वो अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्बिटल्स हुज लोब्स आर डायरेक्टली इन एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। यानी यहाँ पर जो T2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और जो E ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। यहाँ पर अपन T2G और Eg ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट नहीं करते, इनको अपन कहते हैं T2 और E ऑर्बिटल्स, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, जबकि जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, इसलिए उसको Eg और T2G से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर भी जो T2 और E ऑर्बिटल्स के बीच में जो ऊर्जा का अंतर आ गया वो कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T से। T इज़ फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमेशा यदि अपन देखें तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है वो हमेशा ही कम होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये ऑलमोस्ट हाफ ही रहती है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें स्प्लिटिंग कम होती है। इस वजह से यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षकों में जाते हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ई कक्षकों में जाएंगे। यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू अधिक होती है इन कंपैरिजन टू डेल्टा T। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स ई ऑर्बिटल्स में पेयर ना होकर वो जो हायर ऑर्बिटल्स हैं T2 ऑर्बिटल्स उनमें चले जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में वो हमेशा ही स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, या अपन कह सकते हैं
वो होंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो वही रहती है कॉम्प्लेक्स में भी जो कि मेटल के अंदर थी। Now we take the example of square planar complexes. Among the transition metals of period 4 of periodic table, there are only a few metal ions which tend to form square planar complexes, such as the tetracyanonickelate 2 ion, जिसकी D8 ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा और भी कुछ आयन्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे कि पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, इन सभी में D8 आयन्स होते हैं और ये जो है इस तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। जब हम 3D आयन्स को देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, जो निकल है वो सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं जैसे कि साइनाइड लिगेंड है उन्हीं के साथ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना पाता है। जबकि यदि अपन 4D और 5D मेटल आयंस को देखें तो वो वीक फील्ड लिगेंड्स लाइक हैलाइड्स आयंस इनके साथ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना पाएगा। नाउ इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड विड्रॉ द लिगेंड्स फ्रॉम जेड एक्सिस, जैसा कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखते हैं तो उसमें 6 लिगेंड्स होते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे। तो यदि जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स हैं उनको यदि अपन विड्रॉ कर लें, उनको यदि अपन हटा दें, तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। द dz square orbital will no longer feel the electrostatic repulsion from the axial ligands। अब क्योंकि जो z एक्सिस है वहाँ से अपन ने लिगेंड्स को हटा दिया है, इस वजह से वे ऑर्बिटल्स यानी जिनके लोब्स z एक्सिस पे थे, यानी कि जो dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, अब वो रिपल्शन महसूस नहीं कर रहे हैं। हिंस इट्स एनर्जी इज़ रिड्यूस, हिंस उसकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। द अदर टू ऑर्बिटल्स विद z एक्सिस कंपोनेंट आर dxz एंड dyz। जो दूसरे दो हैं वो dxz और dyz हैं। दे विल ऑल्सो अंडरगो डिक्रीज इन एनर्जी, उनकी भी ऊर्जा क्या होगी? कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल will increase substantially in energy and the dxy orbital will increase to a lesser extent, उसकी ऊर्जा उतनी नहीं बढ़ेगी। The overall result is the Eg level split into 2 levels। जो Eg है वो 2 लेवल्स में स्प्लिट हो गया। जिसकी ऊर्जा अधिक है उसको अपन कहते हैं B1g, या कौन सा हुआ B1g? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड अ लोअर उसको अपन कहेंगे A1g, वो हो गया dz स्क्वायर। जैसा कि स्लाइड में अपन देख सकते हैं, पहले तो 3 T2g ऑर्बिटल्स हैं और Eg ऑर्बिटल्स हैं। जो Eg ऑर्बिटल्स है वो उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसको अपन B1g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक हो गई। और जो dz स्क्वायर है, क्योंकि z एक्सिस से लिगेंड्स को हटा दिया गया है इसलिए इनकी ऊर्जा कम हो जाती है और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं A1g से। इसी तरह से जो T2g ऑर्बिटल्स हैं वो भी 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। B2g यानी जो dxy है वो B2g में हो जाएगा और एक डबली डीजेनरेट Eg ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। कौन कौन से? dxz एंड dyz, क्योंकि इनके पास भी z कंपोनेंट है और क्योंकि z एक्सिस से लिगेंड्स को हटा दिया गया है इस वजह से इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dxy ऑर्बिटल्स बिकम्स ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पर इस स्लाइड में अपन देख सकते हैं कि इन दोनों में जो ऊर्जा का अंतर है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। इस वजह से ज़्यादा अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? हायर ऑर्बिटल्स में ना जाकर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, दस अकाउंटिंग फॉर डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ D8 कॉम्प्लेक्सेस। इस वजह से
जो D8 के कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर ऑर्बिटल में ना जाकर वो सब लोअर ऑर्बिटल्स को ही ऑक्यूपाई कर लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। और इस वजह से जो संकुल बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक नेचर होगा, प्रतिचुंबकीय व्यवहार वो दर्शाएगा। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल्स। मोस्टली जो संकुल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो अधिकतर जो D8 कॉन्फ़िगरेशन है आयंस का 3D, 4D और 5D, ये ही इस तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बना पाएंगे।